नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा मध्ययुगीन यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में। विद्यार्थियों, इतिहास के शोधी विद्यार्थी और शोधार्थी होने के नाते और महाविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि आप अपने अंदर तथ्यों का ऑब्जर्वेशन, तथ्यों का निरीक्षण करने की कला सीखें। नित्य प्रतिदिन नवीन तथ्यों को सीखना और उनका अनुसंधान करना अपने आप में पुनर्जागरण है। नित्य प्रतिदिन तथ्यों को तर्क की कसौटी पर परखना वह पुनर्जागरण है। तो इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे मध्ययुगीन यूरोपीय पुनर्जागरण की चर्चा की, तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया कि पुनर्जागरण यकायक प्रारंभ हुआ, कोई ऐतिहासिक आंदोलन नहीं था, कोई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक मनोदशा थी। यह एक ऐसी मनोदशा थी जिसके परिणाम स्वरूप मध्यकाल के अंत में और उसके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की तार्किक क्षमता का विकास हुआ और मनुष्य चेतना युक्त हुआ। और विद्यार्थियों, मनुष्य की इसी चेतना को, यूरोपीय मानव की इसी चेतना को पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। आज की कक्षा में विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करूंगा उन तथ्यों के बारे में और उन परिस्थितियों के बारे में जिनके चलते हुए यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों, जब यूरोपीय पुनर्जागरण की बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई और इटली का प्रमुख नगर फ्लोरेंस वह पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र बना। तो इस कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा कि उन कारणों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में जिसके परिणामस्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और विकास हुआ। विद्यार्थियों, कारणों की श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूसेड्स के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, क्रूसेड्स, जिसे आप हिंदी में धर्म युद्ध कहते हैं, कहने का मतलब है कि धर्म को लेकर लड़ी गई लड़ाई। यह लड़ाई यूरोप में 11वीं सदी के अंतिम दशक यानी लगभग 1090 ईस्वी के बाद से लेकर लगभग 13वीं सदी के अंत तक ये युद्ध चलते रहे। और ये युद्ध ईसाइयों और सल्जूक तुर्कों के बीच में यरूशलेम पर अधिकार करने को लेकर थे। अब ये जो युद्ध हुए, इन युद्धों के परिणाम विद्यार्थियों काफी दूरगामी साबित हुए और सबसे बड़ा परिणाम ये साबित हुआ कि यूरोप ईस्ट के संपर्क में आया, पूर्व के संपर्क में आया। पूर्व का वह ज्ञान जो तर्क पर टिका हुआ था, अरबी ज्ञान, अरबी ज्योतिष, जिसपे काफ़ी बातें भारतीय ज्ञान तंत्र से हासिल की गई थी, काफ़ी हद तक उसके अंदर अरबों का ज्ञान था। तो ये तार्किक विचार, विविध प्रकार का ज्ञान और आपसी संपर्क, ये विचारधारा यूरोप में इन धर्म युद्धों के माध्यम से आई। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप धर्म युद्ध के योद्धाओं के रूप में यूरोप के लोगों ने दूर दूर तक यात्राएं की और वे अनेक प्रकार के चिंतकों के संपर्क में आए, व्यापारियों के संपर्क में आए और विविध प्रकार के विचारों का आवागमन लेकर जब वे अपने मूल केंद्र तक पहुंचे तो उनके अंदर तार्किक चेतना का उदय हुआ। तो ये विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि धर्म युद्धों ने यूरोपीय मानव के सोचने का दायरा बढ़ाया। ऐसा कहा जाता है कि आप जितनी ज़्यादा यात्राएं करते, आप उतने ज़्यादा बुद्धिमान होते, आपको नित्य प्रतिदिन नए नए लोगों के साथ संपर्क होता है। तो विद्यार्थियों, धर्म युद्धों में ऐसा हो रहा था और धर्म युद्धों में हम देख रहे हैं कि यूरोपीय लोग एशिया के और भारत के आसपास के दूर दूर
तक क्षेत्रों की यात्राएं कर रहे हैं और वे एक दूसरे के संपर्क में आ रहे, व्यापारियों से मिल रहे, चिंतकों से मिल रहे, वाणिज्य से मिल रहे, ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार को देख रहे। तो ये इन तमाम बातों को और विचारों को संजोकर अपने यहाँ पर यूरोप में ले गए और यह पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के अन्य कारणों में, तो छापेखाने के योगदान को भूला नहीं जा सकता है। विद्यार्थी छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण आविष्कार था और प्रमुख चिंतक और विचारक विला ड्यूरा ने तो लेखन कला के बाद मुद्रण कला को ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी आविष्कार माना। मुद्रण कला की खोज ने, प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने यूरोपीय इतिहास की दशा को ही बदल दिया और इसका परिणाम यह हुआ था कि चर्च की ताकत के ऊपर कुठाराघात हुआ। चर्च अब यह कहकर लोगों को बरगला नहीं सकता था कि ऐसा किताब में लिखा है, क्योंकि छापेखाने की खोज के परिणाम स्वरूप उस किताब की, जिसके बारे में पादरी और पोप कहते थे कि बाइबिल के बारे में, उसकी हजारों प्रतियां लोगों तक पहुंच गई। लोगों ने उसको पढ़ा। मार्टिन लूथर ने जब बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद करके उसको छपवाया तो एक प्रकार से रोमन कैथोलिक धर्म की नींव हिल गई। यह एक प्रकार का पुनर्जागरण था। सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापेखाना से मिलती जुलती चीज खोजी जिससे कि कुछ प्रिंटिंग का काम हुआ, लेकिन सिस्टमेटिक तौर पर क्रैक्सटन ने व्यवस्थित छापाखाना की खोज की और विद्यार्थियों, छापाखाने की ये खोज अरबों की देन थी। अरबों के संपर्क में आने के कारण यूरोपियंस ने ये सारी चीज़ें सीखी। चीन के माध्यम से उन्होंने कागज की जानकारी प्राप्त की। तो छापेखाने के परिणाम स्वरूप तार्किक विचारधारा पर आधारित पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और पुस्तकों का प्रकाशन तेजी के साथ बढ़ गया। वे पुस्तकें जिनकी संख्या कह देते कि 15वीं शताब्दी के आसपास टोटल 1 लाख के आसपास पुस्तकें उपलब्ध थी, लेकिन छापेखाने का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही वर्षों में किताबों की संख्या बढ़कर 90 लाख के आसपास हो गई। तो छापेखाने के आविष्कार ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को काफ़ी तेजी के साथ बढ़ाया। जहाँ धर्म सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण थे ही, वही साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण थे। और हम ये भी देख रहे हैं कि जब धर्म सुधार आंदोलन की प्रक्रिया चली तो व्यापारी लोग, चिंतक लोग, योद्धा लोग, ये लोग बड़े बड़े पुस्तकालयों के संपर्क में आए। इन्होंने काहिरा के पुस्तकालय देखे, इन्होंने अरबों के बड़े बड़े ग्रंथ पुस्तकालय देखे और उनके ग्रंथों में मौजूद तार्किक विचारों से वे प्रभावित हुए। इसके साथ साथ पुनर्जागरण के कारणों के बारे में जब हम बात करते तो हम व्यापार, वाणिज्य और समृद्धि को भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब व्यापार वाणिज्य उन्नत होता है तभी कला, संस्कृति और साहित्य को संरक्षण मिलता है, पेट्रोनेज मिलता है। और जैसा कि जुल्स मिसलेट ने लिखा है कि पुनर्जागरण की 2 बात बताते उन्होंने लिखा है कि पुनर्जागरण का संबंध था भौगोलिक खोजों से, व्यापार वाणिज्य से। जब नए नए इलाके खोजे गए तो लोग वहाँ पर व्यापार करने के लिए गए और जब उनके पास पैसा आया तो उनकी ताकत में वृद्धि हुई। तो जब आर्थिक समृद्धि आई तो व्यापारी चर्च के एकाधिपत्य को चुनौती देने में सक्षम हुए। जहाँ चर्च सूद लेने को वर्जित मानता था, वही व्यापारी इस नीति को अपने खिलाफ मानते थे। तो व्यापार वाणिज्य में उन्नति के परिणाम स्वरूप जहाँ चर्च की ताकत कमजोर हुई, व्यापारियों की ताकत बढ़ी और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। व्यापारियों के व्यापार वाणिज्य के द्वारा राजा को जो कर मिला, इसके परिणाम स्वरूप राजा की ताकत बढ़ी, राष्ट्रीय राज्य कायम हुए और बड़े बड़े नगर, फ्लोरेंस है, मिलान है, वेनिस है, सिसिली है, इस टाइप के नगर, नवीन नगर भी स्थापित हो रहे और पहले से स्थापित नगर भी काफ़ी मजबूत हो रहे। और फ्लोरेंस इस दौर के अंदर एक काफ़ी मजबूत उदारवादी तंत्र, तार्किक विचारधारा के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, संपन्नता के केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। और फ्लोरेंस का रॉयल हाउस जो मेडिची हाउस कहलाता था, लोरेंजो मेडिची इस रॉयल हाउस का पैट्रन था और उसने व्यापारियों को अपने यहाँ पर काफ़ी आश्रय दिया, काफ़ी संरक्षण दिया। उसके यहाँ पर काफ़ी चिंतक, काफ़ी साहित्यकार सभी रहा करते थे
और परिणाम ये हुआ कि वहाँ नवीन विचारों का स्वागत हुआ। यही कारण है कि इटली का फ्लोरेंस पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। पुनर्जागरण के अन्य कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम उस घटना को भी इग्नोर नहीं कर सकते जो पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण बनी, और यह कारण था 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत होना और शक्तिशाली तुर्क शासक महमद द्वितीय द्वारा पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत करके कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार करना। और इसका परिणाम यह हुआ कि तुर्क जो काफ़ी बर्बर थे, क्रूर थे, और उनसे बचने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ यूनान के लोग अपने तार्किक ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों को लेकर वहाँ से भागे। और ऐसा कहा जाता है कि एक मिशनरी तो अपने साथ लगभग एक चिंतक 1200 पुस्तकें लेकर, तार्किक ज्ञान विज्ञान की पुस्तक लेकर इटली में फ्लोरेंस पहुंचा। तो ये भी पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण बना। इसी प्रकार चीन के मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार को भी पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। चीन के महान मंगोल सम्राट कुबलई खान ने यूरोप और तुर्की के आसपास के अधिकांश क्षेत्रों को अधिकार करके चीन को केंद्र बनाया और एक महत्वपूर्ण मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। विद्यार्थियों, यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसके दरबार में, कुबलई खान के दरबार में विविध प्रकार के चिंतक रहा करते थे। एस्ट्रोलॉजर थे, खगोलज्ञ थे, गणितज्ञ थे, भारतीय तार्किक भी थे और अरबी लोग भी थे। तो जब यूरोपियन लोग अपने कुबलई खान के दरबार के संपर्क में आए तो उनमें तार्किक विचारधारा का उदय हुआ। और विशेष रूप से जब हम ये देखते हैं कि 1272 के आसपास वेनिस का इटालियन यात्री मार्को पोलो जब कुबलई खान के दरबार की भव्यता को देखता है तो वह चकाचौंध हो जाता है। तो कुबलई खान के दरबार में मौजूद चिंतकों से, वहाँ के तार्किक वातावरण से वह प्रभावित होता है और इस प्रकार के विचारों को यूरोप में ले जाने का वो माध्यम बनता है। तो इस प्रकार से यह भी पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो विद्यार्थियों, कारणों की श्रृंखला काफ़ी लंबी है और मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए, और मैं ये चाहूँगा कि आप इन तथ्यों को आप गहराई से समझें और बाकी की चीज़ों को समझें, ऑब्जर्वेशन करें और चिंतन करें। यह केवल शाब्दिक पुनर्जागरण नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों, यह पुनर्जागरण है नवीन तथ्यों को खोजने का, और जीवन के संघर्ष में वही कामयाब होते जो नित्य प्रति पुनर्जागरण की तरफ अग्रसर होते हैं। जैसा कि हमारी दार्शनिक भारतीय विचारधारा में लिखा है कि हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चले। हे ईश्वर, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चले। हे ईश्वर, हमें प्रकाश से अंधकार की तरफ ले चले। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। तो यह अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना पुनर्जागरण है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना पुनर्जागरण है, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ जाना पुनर्जागरण है। तो विद्यार्थियों, आप तथ्यों का ऑब्जर्वेशन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। इतिहास में केवल तथ्यों को याद करने से और रट लेने से नंबर नहीं मिलता, बल्कि आप में तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। और चूंकि आप इतिहास के विद्यार्थी है, और इतिहास में अमूमन ये होता है कि इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत विचारधारा से प्रभावित होकर ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप तथ्यों की गहराई तक पहुँचेंगे। बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, तो 9928482295 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।